समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रत्यक्ष। नमस्कार, कार्यक्रम प्रत्यक्ष में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, लेके चलेंगे आपको अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि उनके पास क्या है खास। बात करेंगे आज के दिन यानी कि 11 अक्टूबर को इतिहास में क्या घटनाएं घटी। बात करेंगे उन विशिष्ट हस्तियों के बारे में भी जिनकी आज जन्मतिथि, जयंती या पुण्यतिथि है। मैं हूं आपके साथ दर्शना मौर्य और आज मेरी सहयोगी होंगी कौमुदी पारिक। कौमुदी, आपको भी मेरा नमस्कार। नमस्कार और आदाब दर्शना, and a very warm welcome to all the listeners who have joined us in this very fresh episode of प्रत्यक्ष। और जो सबसे दुखद खबर हमें मिली है, that is of passing away of the great legend Ratan Tata ji. I mean, of course, personalities like him never dies, rather stays with us forever. Also, great love and respect has been given to him from all over India and abroad. बिल्कुल कॉमेडी, रतन टाटा जैसी हस्तियां कभी मरती नहीं है। वो अपने काम के जरिए हमेशा जीवित रहती है। हम उनके बारे में बात करेंगे अगले सेगमेंट में। कॉमेडी, आज नवरात्रि का आखिरी दिन, 9वां दिन है। आज के दिन को नौमी भी कहते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माता दुर्गा का यह स्वरूप सिद्ध और मोक्ष देने वाला है, इसलिए माता को सिद्धिदात्री कहा जाता है। जैसा कि हमारे कई श्रोताओं को पता भी होगा कि आज इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी है। कॉमेडी, isn't it a great coincidence कि आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी है, नवरात्रि का आखिरी दिन यानी कि नौमी भी है, जिस दिन हर कोई अपने घर पर कन्या भोज कराता है। Yes, Sarshna, it is a great coincidence. And today is the last day of Navratri and everyone is having chola and puri. But also people are sad that Navratri is ending and that they have to wait for 1 year again to play Garba. Yes, it's very true, कॉमेडी। जैसे कि हमने बात की, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। चांद तक पहुंच चुकी दुनिया में अपनी खिलखिलाहट से सभी को खुशी देने वाली लड़कियां आज भी खुद की खुशी के लिए तरसती हैं। आज भी वह उपेक्षा और अभावों का सामना कर रही है, इसलिए इस दिन को मनाने का फैसला लिया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2011 में इस बारे में एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें बालिकाओं के अधिकारों को मान्यता देने के लिए 11 अक्टूबर 2012 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की तरह मनाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की प्रेरणा बिकॉज आई एम अ गर्ल अभियान से मिली। इस अभियान के तहत वैश्विक स्तर पर लड़कियों के पोषण के लिए जागरूकता फैलाई जाती थी। वहीं इस साल की थीम है भविष्य के लिए बालिकाओं का दृष्टिकोण, जिसका उद्देश्य ये जानना है कि लड़कियां क्या चाहती है, ये सुनिश्चित करना है कि उनकी बातों को सुना जाए और उनके सपनों को हासिल करने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाए। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। देवालय में बजते शंख की ध्वनि है बेटी, देवताओं के हवन यज्ञ की अग्नि है बेटी। खुशनसीब है वो जिनके आंगन में है बेटी, जग की तमाम खुशियों की जननी है बेटी। Also Darshana, today along with International Girl Child Day, we also celebrate National Coming Out Day, which is an annual observance dedicated to celebrate and support LGBTQ+ community. This day provides a platform for LGBTQ+ individuals to share their stories and experiences, helping to break down barriers and foster understanding among the broader community. The day aims to raise awareness about the importance of coming out, challenge prejudices, and promote inclusion. हम बात करेंगे नेशनल कमिंग आउट डे पर भी, मगर उससे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मशहूर उद्योगपति पद्म विभूषण रतन टाटा का 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में स्वर्गवास हो गया। Prime Minister Narendra Modi chaired Council of Ministers meeting and gave the message of good governance and public service. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13 से 19 अक्टूबर तक 3 अफ्रीकी देशों अल्जीरिया, मोरिटानिया और मालावी की यात्रा पर रहेंगी। The Union Cabinet approved the development of the National Maritime Heritage Complex at Lothal, Gujarat. मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने PSU के 2,75,000 कर्मचारियों के लिए बोनस और अनुग्रह राशि की घोषणा की।
AI-powered traffic signals reduce travel time by up to 33% in Bengaluru. T20 विश्व कप 2024 में भारत ने श्रीलंका को 82 रनों से हराकर सेमीफाइनल की रेस से किया बाहर। Darshana, just imagine living in hiding simply because you are who you are. जी कौमुदी, कुछ लोगों के लिए अपनी बात कहना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। भेदभाव, बदमाशी या आलोचना का सामना करने का डर LGBTQ+ समुदाय को छिपे रहने के लिए मजबूर करता है। आज का दिन उन व्यक्तियों को अपनी पहचान बाहर लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रत्येक LGBTQ+ व्यक्ति के लिए अपनी पहचान उजागर करना एक मुश्किल अनुभव होता है, क्योंकि समाज उन्हें गलत नजर से देखता है। National Coming Out Day was founded on October 11, 1988 by Robert Eichberg, a psychologist, and Jean O'Leary, an LGBTQ+ right activist. It commemorates the anniversary of the National March on Washington for Lesbian and Gay Rights, which took place in 1987. The day was established to promote visibility and acceptance for LGBTQ+ individuals and to encourage a more inclusive society. बिल्कुल कॉमेडी, ये खुद के लिए सच्चे रहने की सुंदरता को मनाने का दिन है। अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से को दूसरों के साथ साझा करने का दिन है। उन लोगों का जश्न मनाने का दिन है जो अपने लिए खुलकर सामने आते हैं। To our listeners, here are few facts about the LGBTQ+ community. 69 देशों में समलैंगिकता को अपराध घोषित किया गया है। The criminalization of homosexuality is deeply rooted in colonialism. विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि 1990 तक समलैंगिकता एक मानसिक बीमारी थी। Transgender individuals are criminalized in 15 jurisdictions around the world as per Human Dignity Trust. Harshvardhan Kulkarni's film Badhai Do, released in 2022, depicts a complicated arrangement of marriage called lavender marriage, which is a hetero marriage between two homosexual persons who agree to this marriage arrangement to fit into society or to avoid social stigma and to use it as a cover to live their lives with freedom. The film is an attempt to send out the message that sexual orientation should not and does not define who an individual is. A beautiful song for our listeners from Badhai Do movie. हम रंग है हर रोशनी के संग है, हम संग है, हम रंग है हर रोशनी के संग है, हम संग है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं हमारे क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानते हैं क्या है उनके पास खास। रतन टाटा का अंतिम संस्कार आज वर्ली में हुआ। इससे पहले पार्थिव शरीर को आम जनता के दर्शन के लिए रखा गया था। रतन टाटा का जाना भारत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। उन्हें देश कभी भूल नहीं पाएगा। उन्होंने देश के विकास के लिए कई काम किए तथा टाटा समूह को ऊंचाई पर पहुंचाने में रतन जी की बड़ी भूमिका रही है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक रतन टाटा की कल रात 86 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। वो काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे। ज़्यादा स्वास्थ्य खराब होने पर उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उन्होंने अपनी अंतिम सांसें लीं। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप का नेतृत्व 30 सालों तक किया। वह टाटा सन्स के चेयरमैन भी रहे थे तथा टाटा ट्रस्ट के हेड भी थे। वह देश के ऐसे उद्योगपतियों में से थे जो देश की आम जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे। देश की कई बड़ी हस्तियों के साथ देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने श्री रतन टाटा के निधन पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने देश की आर्थिक प्रगति में काफ़ी योगदान दिया है। आज पूरा देश श्री रतन टाटा के निधन पर शोक में डूबा हुआ है। शिवेंद्र सिंह, IIMC रेडियो, मुंबई। Prime Minister Narendra Modi chaired a meeting of Council of Ministers. This was their first meeting after the completion of the first 100 days of NDA-3. The meeting took stock of the first 3 months of the government. Some union secretaries also attended it. Our correspondent has filed this report.
Prime Minister Narendra Modi recently held a meeting with his Council of Ministers after the BJP's historic victory in Haryana. He referred to ministers as Janta ke Sevak or servants of the people, stressing that their focus should be on solving everyday problems and improving people's lives. PM Modi encouraged ministers to remain humble, recognizing about politics is about serving the nation, not just holding on to power. PM Modi directed ministers to guarantee that grievances and RTI applications filed in their departments should be addressed on time. He also stated his government's policy of zero tolerance against corruption. The Council of Ministers' first meeting after completing 100 days of the NDA's third term was indeed a significant milestone in the government's journey. This meeting marked a crucial point in Prime Minister Modi's third term. During its first 100 days, the government made notable progress in various sectors. These accomplishments demonstrate the government's focus on economic growth, social welfare, and national development. The meeting took stock of the first 3 months of the government. Some union secretaries also attended it. This was the second meeting of the council during his third term, where he emphasized the importance of good governance and public service. The first meeting of the Council of Ministers was held on August 28th, in which PM Modi had asked the union ministers and secretaries to follow the mantra of reform, perform, transform and inform. Ishita Mahapatra, IIMC Radio, New Delhi. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। यह किसी भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की 3 अफ्रीकी देशों की पहली यात्रा होगी। अफ्रीका के देशों के साथ यह यात्रा भारत की साझेदारी को मजबूत करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13 तारीख को 3 देशों अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की यात्रा पर रवाना होंगी। यह भारत की किसी राष्ट्रपति की 3 अफ्रीकी देशों की पहली यात्रा है और यह भारत की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 समूह का स्थायी सदस्य बनाए जाने के बाद पहला इस तरह का दौरा है। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्विपक्षीय बैठकें करेंगे और भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान वह अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल मजीद टेबोने और अन्य प्रमुख नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। राष्ट्रपति मकाम इचाहिद शहीद स्मारक जैसे अल्जीरिया के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों का भी दौरा करेंगे, जहां वह पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। राष्ट्रपति रोमन खंडर समाधि और हम्मा गार्डन भी जाएंगे। राष्ट्रपति का भारत अल्जीरिया आर्थिक मंच को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति 16 तारीख को मॉरिटानिया का दौरा करेंगे। भारतीय राष्ट्रपति का पहला दौरा है मॉरिटानिया की धरती पर उसकी आज़ादी के बाद। यह दौरा तब भी हो रहा है जब मॉरिटानिया अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति 17 से 19 तारीख तक मलावी का दौरा करेंगे। इन देशों की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति का नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने का कार्यक्रम है और राष्ट्रपति प्रमुख व्यापार और उद्योग जगत के नेता और भारतीय प्रवासियों के साथ भी बातचीत करेंगे। मुकेश सिंह, IIMC रेडियो, नई दिल्ली। अब जानते हैं मेट्रो सिटीज का हाल। India is all set to get its first National Maritime Heritage Complex. The Union Cabinet approved the development of NMHC in Lothal. The Cabinet gave in-principle approval for the implementation of phases 1B and 2 of the project, in line with the master plan. Funding for these phases will be raised through voluntary contributions. More from our Gujarat correspondent. The Union Cabinet has given the green light for the development of the National Maritime Heritage Complex at Lothal, situated in Ahmedabad district. This project is anticipated to draw tourists, researchers, scholars, educational institute and cultural organization to the location, while also providing an economic boost to the surrounding communities. According to an official statement, the project is expected to generate approximately 22,000 jobs within 15,000 direct employment and 7,000 indirect positions. The NMHC will develop in multiple phases, with phase 1A featuring an NMHC museum housing 6 galleries, including an Indian Navy and Coast Guard gallery. Phase 2 will encompass coastal state pavilions, a hospitality zone, and a recreation of real-time Lothal city. Chief Minister Bhupendra Patel expressed gratitude to the Union government for approving this project. He added, once developed, the NMHC will be the world's greatest maritime complex, featuring a lighthouse museum, shipbuilding experience, docks, to name few. Gokul Ankari, IIMC Radio, Lothal.
दिवाली से पहले तमिलनाडु सरकार ने बोनस और अनुग्रह राशि की घोषणा की है। तमिलनाडु सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कार्यरत 2,75,670 कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन और ग्रेच्युटी के रूप में करीब 369 करोड़ रुपए का भुगतान करने की घोषणा की गई है। पेश है हमारे संवाददाता की यह रिपोर्ट। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी पीएसयू और वैधानिक बोर्डों के लगभग 2 लाख कर्मचारियों के लिए बोनस और अनुग्रह राशि की घोषणा की है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा है कि समूह सी और डी के तहत लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्रों के श्रमिकों को न्यूनतम 8,400 रुपये और अधिकतम 16,800 रुपये का बोनस दिया जाएगा। जिन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पास अधिशेष नहीं है, उनके कर्मचारियों को 8.3% बोनस और 1.6% अनुग्रह राशि दी जाएगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने 10 अक्टूबर को राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों के कुल 2 लाख कर्मचारियों को बोनस और अनुग्रह राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है और कहा है कि इस कदम से सरकार पर लगभग 300 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। विज्ञप्ति में कहा है कि राज्य परिवहन उपक्रमों, तमिलनाडु नागरिक आपूर्ति निगम और सहकारी दुग्ध उत्पाद संघ के श्रमिकों को 20% बोनस और अनुग्रह राशि दी जाएगी, जबकि तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड और चेन्नई मेट्रोपॉलिटन जल आपूर्ति और जल निकासी बोर्ड में समूह सी और डी के कर्मचारियों को 10% बोनस और अनुग्रह राशि मिलेगी। अलका, IMC रेडियो, तमिलनाडु। Bengaluru Traffic Police said that the adaptive traffic control system is helping streamline traffic flow and reduce delays. Unlike traditional fixed timing signals, these adaptive signals use camera sensors to monitor real-time traffic flow, adjusting signal timings dynamically. Details from our correspondent. The AI-powered system, launched in May 2024, currently covers 60 junctions in Bengaluru and is part of a broader plan to modernize traffic management in a city notorious for its congestion. Data shared by Bengaluru's Joint Commissioner of Police, M.N. Anuchet, showed that the city's newly implemented Adaptive Traffic Control System (BATCS) has significantly improved traffic flow, reducing travel times by up to 33% at key junctions across the city. The BATCS, which combines the power of real-time data collection and AI-driven analytics, adjusts traffic signal timings dynamically to match current traffic volumes. Unlike older fixed-time traffic control systems, the adaptive system responds to changing traffic conditions at each intersection. This has reduced unnecessary delays and optimized traffic flow, particularly during peak hours, said Anuchet. Since its partial implementation, the BATCS has already demonstrated significant results. Key corridors such as KR Road and Jayanagar have seen reductions in travel time up to 20%, while the system's most significant improvements were noted at Hudson Circle, where travel times decreased by 33%. Pooja, IMC Radio, Bangalore. संयुक्त अरब अमीरात में खेले जा रहे महिला T20 विश्व कप में अपने तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने श्रीलंका को 82 रनों से हरा दिया है। श्रीलंका के खिलाफ मिली इस जीत के साथ भारतीय टीम ने एशिया कप के फाइनल की हार का बदला भी ले लिया है। भारतीय टीम ने इस मुकाबले में दमदार प्रदर्शन करते हुए नेट रन रेट में सुधार भी किया है। पेश है हमारे संवाददाता की यह रिपोर्ट। दुबई में हो रहे महिला T20 विश्व कप में भारत ने श्रीलंका को 82 रन से हराया। इस जीत से भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें कायम हो गई हैं। भारत ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 172 रन बनाए। श्रीलंका की टीम 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर ही ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम पॉइंट्स टेबल पर दूसरे स्थान पर आ गई है। इस समय ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं। भारतीय टीम ने अब तक कुल 3 मैच खेले हैं, जिसमें से 2 जीते हैं और 1 हारा है। इस मुकाबले के पहले भारतीय टीम पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर थी और नेट रेट माइनस में था। श्रीलंका से मुकाबले के बाद भारतीय टीम के 4 अंक हो गए हैं और नेट रेट 0.576 हो गया है। भारत का अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से है। इस मैच में कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बिना विकेट गंवाए 52 रन की पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच भी चुनी गई। स्मृति मंदाना ने 50 रन बनाए और शेफाली वर्मा ने 43 रन की पारी खेली। इसी के साथ ही मंदाना और शेफाली के बीच 98 रन की साझेदारी हुई। रक्षिता आर्या, IIMC रेडियो, दुबई। चलिए अब इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं कि आज यानी कि 11 अक्टूबर को कौन सी प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं घटी थी। In 1737, a devastating earthquake reportedly killed 3 lakh people and destroyed half of Calcutta. 1852 में ऑस्ट्रेलिया के पहले विश्वविद्यालय सिडनी विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया था।
In 1869, American inventor Thomas Edison applied for a patent on his first invention. This electric machine was used to count votes. 1930 में जवाहरलाल नेहरू को नेनी सेंट्रल जेल से रिहा किया गया था। In 1968, Apollo 7 launched, making it the first successful crewed Apollo mission. 1984 में अमेरिकी अंतरिक्ष वैज्ञानिक कैथरीन डी सुलिवान अंतरिक्ष में सैर करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी थी। In 1972, the Constitution of Panama promulgated and came into force. 1987 में भारत की शांति सेना ने लिप्टे से श्रीलंकाई जाफना प्रायद्वीप पर नियंत्रण लेने के लिए श्रीलंका में ऑपरेशन पवन शुरू किया था। 2008 में मनमोहन सिंह ने कश्मीर घाटी में पहली ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया था। ट्रेन को श्रीनगर के पास नौगाम रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई थी। श्रोताओं, अब समय है उन विशिष्ट हस्तियों को याद करने का जिनकी आज जन्मतिथि, जयंती या पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले बात करते हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की, जिनका आज जन्म दिवस है। अमिताभ बच्चन, जिन्होंने रिजेक्शन सहा, जिन्हें सभी ने कहा इसके साथ आखिर काम कौन करेगा, पर ये बने सदी के महानायक। Wait! You see, the whole country of the system is juxtapositioned by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own verbosity. What? My name is Anthony Gonsalves. Gonsalves? Right? My name is Anthony Gonsalves. मैं दुनिया में अकेला हूँ। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में हुआ। पिता महान कवि हरिवंश राय बच्चन, माँ तेजी बच्चन। फिल्म 7 हिंदुस्तानी से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाले अमिताभ बच्चन एक वक्त पर बतौर एक्स्ट्रा काम करते थे। उस वक्त पर जंजीर फिल्म को सभी बड़े सितारों ने ठुकरा दिया था और इस तरह ये फिल्म अमिताभ की झोली में आ गई। जंजीर ही वो फिल्म थी जिसने रातों रात अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन की इमेज दे दी और फिर ये एंग्री यंग मैन बन गया सुपरस्टार। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के। फिर एक दौर ऐसा भी आया जब अमिताभ बच्चन की फिल्में वो कमाल नहीं दिखा पा रही, तो उन्होंने फिल्मों से ब्रेक लेकर शुरू की एक कंपनी जिसका नाम था ABCL कंपनी। कंपनी भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, राजनीति में भी हाथ आजमाया, लेकिन फिर अमिताभ बच्चन को समझ आ गया कि वो एक्टिंग के लिए बने हैं। उसके बाद उम्मीद की किरण बनकर आया शो कौन बनेगा करोड़पति। ये पहली बार था कि सदी का महानायक छोटे पर्दे पर नजर आ रहा था। अमिताभ बच्चन ने वो सब कुछ मुमकिन किया जिसे देख लोग कहते हैं ये नामुमकिन है। नहीं चढ़ा, जिसने आज तक तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़े, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाएगा। Darshana, if we talk about the most famous films in Amitabh Bachchan's career, it includes Saat Hindustani, Anand, Zanjeer, Abhiman, Saudagar, Chupke Chupke, Diwar, Sholay, Kabhi Kabhi, Amar Akbar Anthony, Trishul, Dawn, Muqaddar Ka Sikandar, Mr. Natwarlal, Lawaris, Silsila, Kalia, सत्ते पे सत्ता, नमक हलाल, शक्ति, कूली, शराबी, मर्द, शहंशाह, अग्निपथ, मोहब्बतें, बागबान, ब्लैक, and the list is never ending.
ये फिल्में बताती हैं कि आज भी अमिताभ बच्चन अपने अभिनय से फिल्म जगत के शहंशाह, बिग बी और वन मैन शो हैं। Also, Amitabh once had a near-death experience. Amitabh Bachchan was performing a stunt where he was supposed to fall onto a table and then the ground, but he mistimed the jump and was stuck in the gut by a Sir's punch and then was admitted to hospital. कॉमेडी उस वक्त पूरे देश ने उनके लिए प्रार्थना की थी और ये उनकी लाखों फैंस की दुआओं का ही कमाल है कि वो इतनी जल्दी स्वस्थ हो गए। आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, आज फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो, हमें जो उठाइयो तो खुद भी रपट जाइयो, खुद भी फिसल जाइयो। आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। आज जयंती है जयप्रकाश नारायण श्रीवास्तव की, जिन्हें जेपी और लोकनायक के नाम से जाना जाता है। जेपी एक राजनीतिज्ञ, सिद्धांतवादी नेता और महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने मौलाना आजाद से प्रेरित होकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। जेपी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर स्वतंत्र भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जवाहरलाल नेहरू के आमंत्रण पर उन्होंने 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन की थी। अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश के नेतृत्व गुण सामने आए थे, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता गिरफ्तार हो गए थे। वहीं 5 जून 1974 पटना के गांधी मैदान से लगभग 5 लाख लोगों की भीड़ में जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। आखिर मैं तो मानता हूँ वर्ल्ड पीस में दुनिया भर में शांति हो, दुनिया भर के लोग एक हों, आखिर एक खुदा के बंदे, एक परमात्मा की संतान है। हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, अफ्रीकन हो, सब उसी के बंदे तो हैं, भाई भाई हैं। आज ये नेशन स्टेट्स में बंटवारा हो गया। मैं नेशन स्टेट्स को मानता नहीं हूँ, लेकिन है बने हुए। संपूर्ण क्रांति जरूरी है, ये शब्द हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण के। जयप्रकाश ने इन्हीं शब्दों से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ जंग का आगाज कर दिया था। ये ऐलान यह बताने के लिए काफी है कि क्रांति उनके रगों में बहती थी। गांधी जी ने एक बार कहा कि जवाहरलाल में और मुझ में ये भेद है कि जवाहरलाल चाहता है कि अंग्रेजों को यहाँ से निकाल दिया जाए, लेकिन अंग्रेजियत को यहाँ रखना चाहता है, और मैं अंग्रेजियत निकालना चाहता हूँ। अंग्रेज रहे हमारे मित्र बन करके, तो हमें कोई इनकार। Also, Darshana, in 1999, he was posthumously awarded the Bharat Ratna. In addition, he was given the Raman Magsaysay Award for public service in 1965. The airport in Patna is named after him, and Delhi's largest hospital, Lok Nayak Jayaprakash Hospital, is also named in his honor. Today is death anniversary of Shan ul Haq Haqi, who was a notable Urdu poet, writer, journalist, critic, researcher, and lexicographer. Shan ul Haq Haqi was born on 15 December 1917 in Delhi. He acquired his BA from AMU and mastered in English literature from St. Stephen's College, Delhi. Haqi published 2 anthologies of poems, Tare-Perahan and Harf-e-Dilras. A later collection of his selected ghazals was published under the title Dil Ki Zaban. तक तक के राहे गैब को पथरा गई नजर, क्या कहने आया कोई न दूर से आता दिखाई दे। वाह वाह वाह। है कि वो जलवागर है लाख करिश्मों के दरमियां, वो जलवागर है लाख करिश्मों के दरमियां, लेकिन नजर तो जिद है कि तन्हा दिखाई दे। वाह वाह वाह। He died of lung cancer in Mississauga, Canada on October 11, 2005 at the age of 88 and was buried in Toronto, Canada. कॉमेडी में उनका एक शेर पढ़ना चाहूंगी। तुमसे उल्फत के तकाजे ना निभाए जाते, वरना हमको भी तमन्ना थी कि चाहे जाते। दर्शना, अब तुमने उनका लिखा एक शेर पढ़ ही दिया है, तो मैं भी उनकी लिखी हुई एक पहेली हमारे श्रोताओं से पूछना चाहूंगी। डुबकी खाकर आई निकल, देख के नियत जाए फिसल, देखने में तो फूल न फल, कहने को एक फूल एक फल। तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए कॉमेडी और दर्शना को प्रत्यक्ष कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की।
नमस्कार।